तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में। क्लास हमारी है 12, चैप्टर है हमारा 5 और मैथमेटिक्स है, ये सबको पता है। ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सन 2024 में आ गया। अगर मुझे कोई कहता ना बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है सन 2023 में, सन 2022 में, सन 2026 में भी आएगा, मैं यकीन मानो उस क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करके जाता। किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता या नहीं, उसकी जरूर करता, क्योंकि पास पेपर में आ चुका है, मुख्तलिफ कॉलेज के और कोचिंग के गेस्ट पेपर में आ चुका है, कॉम्प्रिहेंसिव में आ चुका है, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कहीं 100 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लो, यकीन मानो नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान वाली बात होती तो मैं खुद ही नहीं कराता, मैं क्यों चाहूंगा कि आप लोगों का नुकसान हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को जरूर समझोगे। मैं चाहता हूं आपका फायदा हो। सोल्यूशन गेटिंग डालते हैं। देखो सबसे पहले समझ लो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये आपके पास है एक पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। सही है, क्या है? पार्टिकल है, पार्टिकल है। समझ लो ये एक ऐसे प्लेन में है जहां पे आपके पास 3 डायमेंशंस हैं। ये एक्स डायमेंशन हो गई, ये वाई डायमेंशन हो गई, ये जेड डायमेंशन हो गई। अगर मैं कहूं कि ये पार्टिकल यहां पर है, इसकी पोजीशन बताएं, तो आप कैसे बताओगे कि ये एक्स में कितना है, y में कितना है और इसी तरह z में कितना है, z में कितना है। ठीक है, यानी पोजीशन r हो गई, r पोजीशन हो गई। कैसे बताओगे कि x में कितना है, x में क्या वैल्यू है, x एक्सिस पे क्या वैल्यू है, i भी लगा दो अगर x की वैल्यू बता रहे हो। y में क्या वैल्यू है, j भी लगा दो। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये लो यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन बताता है। और z में कितना है, तो k भी लगा दो, k भी यूनिट वेक्टर है। तो इस तरह से इसकी पोजीशन पता चल जाएगी, इस पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाएगी। कहां पर? कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? समझो मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, आपको मेरी पोजीशन बतानी है, तो आप कैसे बताओगे कि मैं कौन से फ्लोर पे रहता हूं, मेरा घर किस सिटी में है, किस कंट्री में है, किस एरिया में है। इस तरह से कर कर आप मेरी पोजीशन बता दोगे, मेरी लोकेशन तक पहुंच जाओगे, मेरे तक पहुंच जाओगे और मीटअप हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह से पार्टिकल भी तो है, इसके साथ क्या नाइंसाफी है। एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है, जी एक्सिस में कितना है, तीनों को ऐड कर दो, आर पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, ये इसलिए पहले बता दिया क्योंकि अभी ये लफ्ज आएगा, तो पहले से ही आप लोगों के दिमाग में ये चीज होगी तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा देखो, हमारे को जो इक्वेशन दी हुई है ना वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं टी। ये टी इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इससे क्या मुराद है? टाइम के चेंज होने की वजह से एक्स की वैल्यू चेंज होगी। याद रखना, जब भी कहते हैं ना डिपेंड करना, इसका मतलब है कि एक चीज चेंज करोगे दूसरी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, आपका मूड बहुत अच्छा है। अगर मैं गुस्सा करना शुरू कर दूं और आप लोगों को बुरा भला बोलना शुरू कर दूं, तो आपका मूड खराब हो जाएगा। यानी मेरा लहजा आपके जो है वो बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आपकी खुशी और नाखुशी आ रही है उससे। तो इसी तरह से एक्स टाइम के चेंज होने से चेंज होगा, बाकी तो जो था वो वैसे ही लिख दो। एक एक पॉइंट का, एक एक नुक्ते का भी मकसद होता है। अगर टीचर वो चीज समझा दे बच्चों को, यकीन मानो बच्चे दुआएं देते हैं, मैंने तो खुद देखा है भाई। ठीक है, हम भी देते हैं भाई अपने टीचर्स को दुआएं कि वो हमें इतना अच्छा पढ़ा लेते हैं ताकि हम आपको पढ़ाएं फिर। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, इसको लिख रहने देते हैं, अच्छा सा लग रहा है, साफ सुथरा काम। अच्छा देखो, अब सवाल पढ़ते हैं। आ पार्टिकल मूव्स, मैंने कहा था ना ये मूव कर रहा है, ठीक है, अलोंग अ कर्व, एक कर्व में मूव कर रहा है। देखो जब कर्व में मूव करेगा, मैंने तो स्ट्रेट लाइन बना दी थी, ठीक है, आसान करने के लिए, लेकिन जब कोई कर्व में मूव करता है ना, कर्व में, तो वो मोशन 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, क्योंकि कर्व है, एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है, वाई एक्सिस पे भी जा रहा है, जेड एक्सिस में भी जा रहा है। ठीक है, हुज पैरामेट्रिक, देखो पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें एक्स की इक्वेशन दी हुई होती है, वाई की, जेड की। समझो, अमूमन आपको ऐसे पढ़ाई जाती है ना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1।
अमूमन इस तरह पढ़ाई जाती हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ x की इक्वेशन लिख दूं, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 प्लस z और z इज इक्वल टू 3 प्लस x, अगर इस तरह से x की इक्वेशन अलग दे दी जाए, y की इक्वेशन अलग दे दी जाए और z की अलग, तो इसे पैरामेट्रिक कहते हैं, यानी अलग अलग इक्वेशंस, x की अलग, y की अलग, z की अलग। ठीक है, ये चीज़ मुझे यूनिवर्सिटी में जाके समझ में आई थी, वो भी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पैरामेट्रिक, x की इक्वेशन अलग दे दी, y की इक्वेशन अलग दे दी, z की अलग, ये z है। देखो मेरा z और 2 थोड़ा मिक्स हो जाता है, लेकिन मैं बेहतर कोशिश करूंगा कि अलग अलग रहे। अच्छा, और t टाइम है, कह रहे हैं डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी, इस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है बताओ, और एक्सेलरेशन बताओ। सही है, क्या बताओ, टू फाइंड क्या करना है, इधर लिख लेते हैं, टू फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंड करेगी, ठीक है, याद रखना, इसलिए इसको भी टी लिख रहा हूं, और एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बतानी है आपने। एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, डेरिवेटिव है, चैप्टर कौन सा है हमारा, चैप्टर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर का डेरिवेटिव लेना है। दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि यार अगर मैं पोजीशन का डेरिवेटिव ले लूं, देखो इसे चाहो तो आर भी कह सकते हो, आर ही सही है, बल्कि एक्स कहेंगे तो फिर ये मसला कट जाएगा। तो अगर मैं आर को डिवाइड करा दूं, आर क्या है, डिस्टेंस, नथिंग, डिस्टेंस, पोजीशन क्या होती है, डिस्टेंस होता है ना भाई, पोजीशन बता रहे हो तो डिस्टेंस भी पता चल जाता है ना, तो डिस्टेंस है, लेंथ क्या है, मीटर है। अगर मैं पोजीशन को, डिस्टेंस को डिवाइड करा दूं टाइम से, यानी अगर मैं रेडियस, ये जो आर है, पोजीशन है, इसका डेरिवेटिव ले लूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। ये देखो फॉर्मूले से भी बात समझ में आएगा, ये फॉर्मूला पढ़ते रहे हो ना, आर अपॉन टी, है ना भाई, आर क्या है, डिस्टेंस है, तो कोई मसला नहीं है। अगर मैं इसे डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दूं तो कोई गलत बात है, बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या पता चल जाएगी, वेलोसिटी। सही है, आ जाओ इधर करते हैं। तो यानी क्या करना है, मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डी आर अपॉन डी टी लिखना, वर्डिंग लिखने की जरूरत है, चलो लिख लेते हैं। पहले तो आर की इक्वेशन बना लेते हैं, आर क्या है, एक्स, देखो ये रहा एक्स, ई की पावर माइनस टी, और ये जो आई है एज इट इज आ जाएगा, ये आयोटा नहीं है, आई है, ठीक है, वाई 2 cos 3t z। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर जरूर लिखना, इससे पता चल जाता है कि ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। अच्छा, 2 sin 3t के, एक छोटा सा मुझे टाइम दो, मैं चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, बस ये चीज़, ठीक है, क्योंकि भाई हमसे भी गलती हो जाती है। अच्छा, ई की पावर माइनस टी, 2 cos 3t 2 sin 3t, चलो बिल्कुल सही लिखा है, बाकी आपके सर को आता है, ठीक है, ऐसा मसला नहीं है, आता है तो जब भी तो पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ वर्डिंग लिखो, ये कैसे बना, एक एक चीज़ समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है। अब लिखो यहाँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी से की रिस्पेक्ट से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी निकलती है। तो चाहे तो भी लिख लो, वैसे तो ये बात पता है, या चाहे तो ऐसे लिख लो, डी आर अपॉन डी टी, दोनों तरीके से लिख लो। अच्छा, अब इधर भी डेरिवेट करना पड़ेगा आपको, ये पूरा का पूरा डेरिवेट होगा, ठीक है। अब बस लिखना है और कुछ नहीं करना, और तरीके से काम करना, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं दिखानी, जल्दीबाजी से काम खराब हो जाता है। अच्छा, अब क्या मुझे जरूरत है ये बात आप लोगों को बताने की, क्योंकि 2 चैप्टर पढ़कर आए हो आप पीछे, डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, कि अगर ये डेरिवेटिव है तो इसका मतलब है ये इसके साथ भी है, जैसे समझ लो इसकी जगह 2 होता तो वो आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते, फिर प्लस के बाद जो आता उसके साथ भी मल्टीप्लाई करते, फिर प्लस के बाद जो आता उसके साथ भी मल्टीप्लाई करते। तो इसी तरह से डेरिवेटिव भी है, डेरिवेटिव इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, इसके साथ, अलग अलग लिखने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह सिर्फ v लिख दो, और टाइम पे डिपेंड कर रहा है v भी, इसकी जगह v लिख दिया क्योंकि ये चीज v के बराबर है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव ये होता है कि ये एज इट इज आ जाता है,
ये जो भी दिया हुआ एज इट इज आ जाता है। देखो ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। जो पावर में दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इस तरह आएगा। सही है, ये समझ गए ना कैसे हुआ इसका डेरिवेटिव। देखो अभी इसका डेरिवेटिव लिया है और आई एज इट इज आ गया, समझ गए। इसका डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं ना हम, क्या होता है इसके डेरिवेटिव में कि ये एज इट इज आ जाता है, एज इट इज आ गया। पावर में जो होता है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन। शाबाश, आई थिंक माइनस साइन होता है, सिर्फ साइन नहीं होता, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस का तो माइनस साइन हुआ ना। हाँ माइनस साइन 3t। अच्छा अब एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना होता है। देखो एंगल t होता तो 1 आ जाता, एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना होता है। बस यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है इतना नहीं होगा। अब इसका आ जाओ, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, तो 2 कॉस 3t। अच्छा यहां एक चीज मिस है, थोड़ा सा रह गया जे लिखना। अब आ जाओ, अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या होगा? देखो इसका डेरिवेटिव हो गया, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, 2 तो एज इट इज रहेगा। साइन का डेरिवेटिव बताया कॉस होता है, छोटा छोटा करके लिख रहा हूं, 3t एज इट इज आ जाएगा। अभी मैंने बताया ना एंगल का अलग से डेरिवेटिव लिखना होगा, यहां लिख देता हूं छोटा सा करके, यहां जगह नहीं तो इसलिए यहां लिख रहा हूं। तो d/dt 3t और k आ गया, k यूनिट वेक्टर है। सही है, समझ में आ रहा है? मुश्किल तो नहीं हो रही? चलो थोड़ा और बेहतर कर देता हूँ ताकि आप बच्चों को अच्छी समझ में। ठीक है, अब बस मजीद सॉल्व कर दो। देखो ये क्या आएगा? -1, t जो है t है ना, -1 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? -1 आएगा, बताने की जरूरत तो नहीं है आई होप। ठीक है ये लो, तो ये -1 आ गया। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? प्लस, देखो माइनस है, माइनस प्लस माइनस। अच्छा देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? d और ये t कैंसिल। देखो सिर्फ t जो है ना उसका डेरिवेटिव 1 होता है, ये याद रख लो। सिर्फ t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। सही है, साइन 3t। इसका डेरिवेटिव लो, प्लस देखो यहां भी ऐसा ही होगा, ये इससे कैंसिल होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 6 हो जाएगा। अगेन 6 कॉस, अच्छा एक गलती हो रही है, आई लिखना भूल गए, जे लिखना भूल गए, 3t लिखना याद रहा। कैसे आया? समझ में आ गई बात? थोड़ा सा डिफरेंस डाल देते हैं ताकि मुश्किल ना हो। ठीक है, कैसे आई वेलोसिटी? समझ में आ गई? वेलोसिटी कैसे आई समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है ये बात कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। ठीक है, डेरिवेटिव लिया जैसे। अच्छा देखो चलो मैं मैच कर लेता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। -e⁻t आयोटा -6 साइन 3t j और +6 कॉस 3t k। सही है, बिल्कुल सही आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आंख बंद करके भरोसा करो। इधर आ जाओ, वैसे मैं गलत नहीं कर रहा था आप लोगों को। एक्सेलरेशन निकालनी है, इधर आ जाओ। देखो एक पार्ट में हमें कहा था वेलोसिटी निकालो, हमने निकाल ली। दूसरे पार्ट में हमें कहा था एक्सेलरेशन निकालो। क्या आप बच्चों को यह बात नहीं पता कि अगर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करा दूं तो एक्सेलरेशन आ जाती है? dt = at। ये बात सही है या गलत है? आप लोग मुझे वेरीफाई करें कि अगर वेलोसिटी है टाइम से डिवाइड कर दिया जाए एक्सेलरेशन आती है। आपने ऐसे पढ़ रखा होगा v/t। बस कोई मसला नहीं है, d लगा दो, d लगा दो। यहां तो टाइम से डिपेंड कर रहा है तो इसलिए t लगाया हुआ है। ठीक है, यानी इसको अगेन डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 कर देते हैं। जरूरत तो नहीं है इक्वेशन 1 कहने की, लेकिन कह दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन करो, dvt dt किसके बराबर होती है? a के। लिखा हुआ भी है मैंने बराबर में। अच्छा अब अगेन वही काम करो, डेरिवेटिव लगा दो, d/dt e। एक एक चीज सही आनी चाहिए, माइनस प्लस, जरा ध्यान से लगाना।
देखो अल्लाह ताला का कितना शुक्र है कि हम इतनी हार्ड मैथमेटिक्स, वैसे तो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग अच्छा चल रहा है आप लोगों का हमारा, तो हम आसानी से कर पा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना काबिल किया कि हम इन नंबरों को समझ पा रहे हैं और इनसे कुछ सीख पा रहे हैं, जिससे आगे जाके हमें फ़ायदा होगा। हर चीज़ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं तो अक्सर शुक्र अदा करता हूँ कि भाई मुझे आ जाता है। एक वक्त ये था, यकीन मानो मेरी स्टूडेंट लाइफ में भी, कि आपको ये तो बहुत आगे की चीज़ हो गई, मेरे को तो बेसिक फैक्टराइजेशन भी नहीं आती थी, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से चंद कुछ साल पुरानी बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेहनत करी, टाइम दिया, सीखा, तो ज़ीरो से हीरो बन गए। आप भी ऐसे करो, सीखो। अच्छा, अब देखो मैंने लिख दिया, कोई मसला नहीं है, इस चीज़ को मैंने अगेन यहाँ उठा के लिख दिया। एक बार चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई है, और गलती नज़र आ गई है मुझे, अभी नज़र आ गई। बस एक भी चीज़ मिस कर दोगे आंसर गलत हो जाएगा, तो वो आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब ये लिख सकता हूँ मैं 80, क्योंकि देखो ना ये चीज़ तो इसी के बराबर है, तो ये लिख दो, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लो तो क्या आएगा, e की पावर माइनस टी एज इट इज आ जाएगा, d अपॉन डी टी। थोड़ा सा छोटा करके लिख रहा हूं, लेकिन उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अच्छा, माइनस भी आएगा, माइनस भी आएगा, और माइनस टी। देखो अगेन वही चीज करी है, देखो जो यहां पे किया था वही वहां पे किया है, क्योंकि सेम चीज थी, बस वो माइनस आ रहा है, उससे कोई मसला नहीं है। यहां माइनस नहीं था, यहां माइनस है, कोई मसला नहीं है। e की पावर डेरिवेटिव ले, देखो माइनस को मैंने बाहर कर दिया, माइनस बाहर है, माइनस कुछ नहीं करेगा, ये जो माइनस बाहर है ना ये बाहर आ जाएगा। e की पावर माइनस टी एज इट इज आ गया, और जो पावर थी उसका डेरिवेटिव हो गया, देखो पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब अगेन आगे चलो, -6। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो कॉस आ गया 3t। अब एंगल का अलग से डेरिवेटिव, ये जो एंगल है, ये एंगल है, इसका अलग से डेरिवेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी टी 3t, सही है। अच्छा, यहाँ i मिसिंग है, यहाँ j मिसिंग है, और प्लस, ठीक है। 6 कॉस का डेरिवेटिव अभी बताया मैंने, 6 साइन होता है, साइन 3t, ठीक है। 6 से एस आ गया, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन आ गया 3t। अब एंगल का अलग से डेरिवेटिव, d अपॉन डी, जहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ 3t, और ये k आ गया। कोई मुश्किल परेशानी नहीं, थोड़ा सा जूम कर लेना, मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख रहा हूँ, नज़र तो आ रहा है ना, हाँ नज़र भी आ रहा है, लेकिन अगर नहीं आ रहा होता थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ये लो अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैंने इसलिए लिख दिया ऐसे ताकि एक ही जगह पे आ जाए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने बताया ना ये 1 आ जाएगा, t है तो जस्ट 1, ये याद रख लो दिमाग में। ये देखो माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस छेड़ेगा नहीं, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो ये वाला माइनस प्लस हो गया, और ये एज इट इज आ गया। देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, t से t कैंसिल, 3 बच जाएगा, 3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, 18 आ जाएगा, cos 3t, ठीक है। और या i आ गया, या j आ गया, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ भी 3 आ जाएगा तो 18 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, 3 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और साइन 3t के, ठीक है। ये आ गई एक्सेलरेशन, दिस इज आवर एक्सेलरेशन, दिस इज आवर एक्सेलरेशन, ठीक। चेक कर लेते हैं सही निकाला है गलत निकाला है। e की पावर माइनस टी आई माइनस 18 कॉस सही है, बस इन्होंने एक छेड़खानी की हुई है, वो मुझे पता है क्या की हुई है, हाँ सही है। -18 कॉस 3t j -18 साइन 3t k, बिल्कुल सही आया है, कोई गड़बड़ नहीं है, सारी चीज़ें मैं समझा दिया। अब पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी मैंने इसलिए नहीं पढ़ा था ताकि वो आगे पढ़ दूंगा। अब वो ये कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन निकाली है और वेलोसिटी निकाली है उसमें t = 0 पुट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। कोई मुश्किल नहीं है, फिर समझो। कह रहे हैं जो एक्सेलरेशन निकाली है भाइयों और बहनों ने और जो वेलोसिटी निकाली है भाइयों और बहनों ने उसमें t = 0 पुट कर दो और आंसर बता दो। आ जाओ। फॉर वेलोसिटी
क्या करना है, t इक्वल टू 0, टाइम 0 पे बताना है। ये रही वेलोसिटी, तो ये v, देखो मैंने कहा था ना टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो t 0 रखा है तो इसको मैंने 0 कह दिया। सही, आ जाओ। माइनस e माइनस 0 माइनस 6 साइन, जहां जहां t है वहां 0, 3 एज इट इज आ गया। i चाहो तो लिख लो, वैसे वेक्टर चैप्टर है तो i जरूर लिखना। माइनस, यहां से देख लो 6 आ रहा है, साइन आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं किया, जहां जहां t है बस वहां 0 रखा है। अच्छा, +6 कॉस 3 आ गया और 0 आ गया और k आ गया। ठीक है, e की पावर -0 आई थिंक 1 होता है, मैं फिर भी वेरीफाई कर लेता हूं। वेरीफाई कर लेते ना, देखो ऐसे वेरीफाई होगा, ये देखो e और -0, हाँ 1 होता है। ठीक है, वेरीफाई कर लिया मैंने ताकि पता चल जाए। तो यहाँ क्या आ गया -1, देखो 0 साइन 0, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, यानी साइन 0, साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। समझ लो ज़रा, यहाँ लिख देता हूँ, वैसे तो समझ में आ ही रही है बात, चलो स्टेप वाइज लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, याद रखना साइन 0 0 होता है। 6 कॉस 0, ठीक है, थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर दो, -1, ठीक है। अच्छा ये 1 है और 1 के साथ i भी था, तो i 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो जस्ट यूनिट वेक्टर लिख दो, और यूनिट वेक्टर हमें पता भी है कि 1 होता है। ठीक है, तो जस्ट i बच गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो यहां वर्ड लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह से ये इस तरह के जो दो पैरेलल डंडे होते हैं, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। यहां लिख भी लो मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो भी चीज दी हुई है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये x है, y 0 आ गया, z ये है, और सिर्फ कोएफिशिएंट कांस्टेंट पुट होगा। यहाँ -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। समझ में आया? देखो j तो 0 था, इसका मतलब है y 0 है, x यानी i, देखो ना यहाँ लिखा हुआ है ना x i है, तो -1 सिर्फ i पुट नहीं करना है, k पुट नहीं करना, उनके साथ जो कोएफिशिएंट है वो पुट करना है। तो यहाँ i के साथ क्या कोएफिशिएंट है, -1, और यहाँ 6, तो ये कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 36 37 आ रहा है। यहीं तक छोड़ देता हूँ बस इसे। देखो माइनस खत्म हो जाएगा इवन की वजह से, देख लेना सही है गलत है, हाँ सही है, 37 बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ वेरीफाई कर रहा हूँ, बाकी तो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ चीज़ें। अब कर लेते हैं एक्सेलरेशन के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर एक्सेलरेशन, 1 मिनट साफ सुथरा काम। चलो a0, देखो एक्सेलरेशन के लिए ये यूज हुआ था, e की पावर -0 i -18 cos 3 और ये 0, और j -18 sin 3 और ये 0 और ये k। क्या किया, समझ में आया? ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी, जिसे मैं इक्वेशन 2 भी कॉल कर सकता हूं ताकि आप बच्चों को याद रहे। देखो t की जगह 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -i, सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है ना, तो इसलिए प्लस ही रहेगा। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, 18, ठीक है, यहाँ 18 हो जाएगा, क्योंकि 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, और j
और ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 3 से मल्टीप्लाई होगा 0, साइन 0 0, 18 से भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड, अब देखो जरा कैसे होता है। ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस, देखो फॉर्मूले में प्लस है याद रखना, और माइनस 18, माइनस दिया बता इसलिए माइनस रख दिया। अब ये तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, 18 का स्क्वायर मुझे क्या पता क्या होता है। देखो माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, तो ये माइनस इस पावर की वजह से खत्म हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, 1 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, एक मिनट रुको, 1 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, 325, 325। चाहो तो इसको मजीद भी खोल के लिख सकते हो, वरना इस तरह भी बहुत है, ठीक है। अच्छा यूनिट लिख दो, यूनिट पता नहीं है ना कि अब वो यूनिट क्या है इसका, इसलिए सिर्फ यूनिट लिख रहा हूँ। मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, इसी तरह। अब याद रखना है इस चीज़ को, अब याद रखना है इस चीज़ को। देखो मैंने बहुत डिटेल में करा दिया, सारी चीज़ें बता दी। अगर कोई बात समझना आई तो पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।